हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दागी अकेडमी। तो एमपीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सेम टॉपिक्स हैं मेंस में भी है, नया सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्रिपरेशन आप लोग को जोश शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों को जितना हो सके हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट अगर कुछ भी रिमेनिंग पार्ट बच जाता है तो एक ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरा एमपी आपको कवर अप करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जनसंख्या, झीलें, राजनीति और कौन कौन सी फसलें हैं, यानी ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीरीज में सबसे पहले आपको कवर अप करवाने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे पहली जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जनजाति इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, वन बाय वन ले लें जितनी भी जनजातियाँ हैं। वैसे अगर आपको लिस्ट देखना है तो मैं सारी जनजातियों की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। इसमें सबसे पहली मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। तो सबसे पहली जनजाति आती है गोंड, उसके बाद भील, उसके बाद बेगा जनजाति, कोरकू जनजाति, सहारिया जनजाति और कोल जनजाति। ये जो जनजातियां हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगातार एमपीपीएससी से क्वेश्चन अभी तक पूछता है। अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी क्या चेंजेस में आते हैं ये तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा। और जो थोड़ी बहुत और इम्पॉर्टेंट है, अगारिया, पारधी, भारिया, अबूझमाड़िया और कौरवा जनजाति। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति हमने ले ली है। गोंड जनजाति में सबसे पहले देखेंगे ये एमपी की मेन जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे ज्यादा इसी के बारे में सबसे ज्यादा यही जनजाति पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जनरली इसका जो निवास स्थान है वो है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा के दोनों ओर पैरेलल साइड में ये पाई जाती है। और जो मेन स्थान है, अगर ऑप्शन में नर्मदा है तो ठीक है, नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, जिसके बीच में जो है नर्मदा नदी फ्लो करती है इसके बीच में। तो दोनों ही पहाड़ियों में इसका निवास स्थान माना जाता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये देख लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको दांगी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उत्पत्ति जनरली जो गोंड शब्द है इसकी मानी जाती है तेलुगु लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? तेलुगु लैंग्वेज से इसका ओरिजिन हुआ है। और इसका जो अर्थ होता है गोंड का, इसका अर्थ होता है पर्वत। क्या अर्थ होता है? पर्वत। इसका अर्थ पर्वतों में निवास करती थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्वतों में निवास करती थी और ये तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है गोंड जो शब्द है, इसीलिए इसे गोंड जनजाति कहा जाता है। तो गोंड जनजाति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनजाति पर्वतों में निवास करती थी और ये तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है पर्वत। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि गोंडों की जो उत्पत्ति है कहाँ से बताई गई। जनरली इसका और ओरिजिन कहाँ से बताया जाता है, किस लोक देवता की वजह से बताया जाता है, किसको ये अपना आराध्य मानते हैं। तो जो गोंड की उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है बोरादेव। किससे? बोरादेव। बोरादेव अर्थात महादेव, ये बोरादेव कहते हैं अपनी लैंग्वेज है। बोरादेव या महादेव के वंशज जिनको बताते हैं, ये अपने आप में जैसे मानते हैं। इसके बाद इनकी जनरली शारीरिक बनावट की बात कर लेते हैं कि शारीरिक बनावट इनकी इस मात्रा ऐसे लगा लें, शारीरिक बनावट कैसी होती है। तो शारीरिक बनावट देखिए, जो स्त्रियां होती है लेडीज है, जनरली उनका जो कद है वो जेंट्स की अपेक्षा छोटा होता है। वैसे ऑलमोस्ट सभी जनजातियों में ऐसा पाया जाता है, लेकिन इसकी जब बात की जा रही, और अधिकतर जो इनका कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क, यानी कि त्वचा का रंग जो है वो थोड़ा सा रंग काला या डार्क कॉम्प्लेक्शन आप इसको कह सकते हैं। बाल भी इनके जो होते हैं गहरे काले पाए जाते हैं। बाल भी कैसे मिलते हैं? काले, गहरे काले बाल। और इसको बाल कर लेना है, बाल गहरे काले और खड़े। ठीक है, और शरीर कैसा होता है? नाक इनकी थोड़ी सी जो चौड़ी होती है, नाक कैसी होगी? चौड़ी और भारी, बड़ी या भारी नाक इनकी हम कह सकते हैं। और थोड़ी सी गोलाकार होती है। ये शेप हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद देखें इनके जो होंठ होते हैं, होंठ थोड़े से छोटे होते हैं। शरीर इनका सा चौड़ा और थोड़ा सा नाटा शरीर के होते हैं। शरीर मतलब थोड़ा सा चौड़ा और नाटे शरीर के रहेंगे और भारी भरकम इनकी बॉडी रहती है। होंठ कैसे रहते हैं? होंठ छोटे ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े भारी होंठ नहीं रहेंगे। और इनके चेहरे पर बाल अधिकतर कम पाए जाते हैं।
इसकी बात करें कि दोनों का जो स्त्री और पुरुष है दोनों का शरीर कैसा होता है, गठीला सा बदन इनमें पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। अब परिवार की बात करें कि भैया इनके परिवार में क्या होता है, माहौल कैसा होता है या किसकी चलती, तो गोंड जनजाति का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी ये आपको ऑप्शन में आ सकता है, पितृ की सत्ता चलती है, पितृसत्तात्मक। और विवाह के पश्चात मतलब क्या रहेगी, जैसे जो जनरली है लड़की ससुराल में चली जाती है और वंश नाम कैसे चलता है, पिता के नाम के आधार पर, पिता सत्तात्मक। वो ऑलमोस्ट अपने इंडिया में यही कल्चर है, बहुत कम जनजातियों में ही ऐसा है। और उसके बाद में जो बेटा होता है, पोते होते हैं, वो अपने पिता का 1 बाय 1 उनके नाम को ग्रहण करते रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी वेशभूषा, जनरली ये कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा इनका ड्रेस अप सेंस है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम, वेशभूषा। वेशभूषा इनकी कैसी होती है, तो वेशभूषा में ये लोग क्या होते हैं, बहुत कम, जितना बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उतने ही कपड़ों का यूज़ करते हैं। और जनरली ये लोग क्या पहनते हैं, जो जेंट्स है, जो पुरुष है, वो क्या पहनते हैं, बंडी। क्या पहनते हैं, बंडी। बंडी मतलब बनियान को पहनते हैं। और जो लेडीज़ हैं, अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट जो बहुत एंशियंट टाइम से अगर देखा जाए तो जो लेडीज़ें थी गोंड जनजाति की, वो चोली नहीं पहनती थी। चोली मतलब ब्लाउज नहीं पहनती थी, बस उसे साड़ी को एज अ लंगोट और बॉडी करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो अगर जेंट्स की बात किया जाए तो ये बंडी पहनते हैं। और किस जनजाति में चोली का प्रचलन नहीं है, अगर क्वेश्चन ऐसा आया किसमें ब्लाउज को वियर नहीं किया जाता है, तो गोंड जनजाति में आ जाएगा। ठीक है, कौन सी ट्राइब्स में, गोंड के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ लोग प्रोन बंडी पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। और जो लेडीज़ें होती है, ऑलमोस्ट स्त्रियाँ, वो क्या होती है, उनको आभूषण, ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ज्वेलरीज की तरफ अट्रैक्ट होती है, आभूषण प्रिय होती हैं ये। ठीक है, और कभी कभी ये क्या करते हैं, अपने आप को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए खुद की बॉडी को जानवरों के, जैसे मोर के पंख हुए, जानवरों के और भी जो पार्ट्स होते हैं, उनके सींग है, वो अपने इस पर लगा लेते हैं, ताकि वो एज उनको ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए कि जो पुरुष होते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि यहाँ पर घुटने तक की धोती पहनते हैं। कहाँ तक की, घुटने तक की, यहाँ लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, बंडी पहन लिया और घुटने तक की धोती, घुटने तक की धोती पहनते हैं। और कंधे पर क्या टांगते हैं ये भैया, कंधे पर से हम बोलते हैं ना गमछा, तो ये उसको बोलते हैं पिछोना। क्या बोलते हैं, पिछोना। और सिर पर मुरेठा। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि गोंड जनजाति में पगड़ी को क्या कहा जाता है, सिर पे बांधने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, जिस वस्त्र को गोंड जनजाति के पुरुष सिर पर बांधते हैं उसे कहते हैं मुरेठा। क्या कहते हैं, मुरेठा, सॉरी, मुरेठा। और जो कंधे पर डालते हैं उसे क्या कहते हैं, कंधे पर डालते हैं उसे कहते हैं पिछोना। कंधे पर डालने वाले को यहाँ लिख देते हैं हम, कंधे पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या डाउनलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुरुष में भी आभूषण प्रिय होते हैं, इनको भी आभूषण का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये लोग कलाई में क्या पहनते हैं, कलाई में चांदी का कड़ा पहनते हैं, जिसे कहते हैं चांदी का चूड़ा। क्या पहनते हैं, चांदी का चूड़ा। और गले में क्या पहनते हैं, ये जेंट्स की बात हो रही, गले में मोहर। अब ये जो गले में ज्वेलरी पहनते हैं ना गोंड जनजाति, उसे क्या कहते हैं, मोहर पहनते हैं। कान में जो बाली पहनते हैं उसे ये बोलते हैं बुंदा, कान में जैसा आभूषण। तो ये आभूषणों के नाम हमें याद रखना है। और जो स्त्रियां होती हैं 6 से 8 गज साड़ी घुटने तक लपेट के उसी को पूरी बॉडी को कवर अप करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके, कौन इनके आराध्य हैं, कैसी इनकी सत्ता होती है, कैसी इनकी वेशभूषा, ये हमने डिस्कस कर लिया। हम बात करते हैं इनके शादी विवाह कैसा होता है भैया इनमें। तो विवाह जो होती है इनमें कई सारी प्रथाएं, बहुत सारे कल्चर्स इनमें हैं। इनमें अधिकतर समगोत्री विवाह ऑप्शन में आता है। समगोत्री विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है, पर इनमें समगोत्री विवाह नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ये लोग सहमति से विवाह को उचित मानते हैं, सहमत होना चाहिए लोग तो विवाह कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इनके अलावा इसमें कौन सा विवाह होता है, पलायन, जिसको ये लोग बोलते हैं लामझाना। लामझाना, पलायन विवाह को लामझाना भी इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर वधु का दिया जाता है मूल्य। क्या दिया जाता है, वधु का मूल्य बहुत ज्यादा प्रचलित है। और वधु का जो मूल्य है इसको कहा जाता है दूध बंद। क्या कहते हैं,
वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? दूध बंध। कौन सी जनजाति में कहा जाता है? गोंड जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। कोई परिवार की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो वधु मूल्य दे पाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वे जो कन्या का जो पिता होता है, यानी लड़की का, दुल्हन का पिता, उसको वो क्या करते हैं, जो दूल्हा पक्ष का होता है वो कन्या के बदले कुछ मूल्य उनको देता है। ठीक है, एज अ गारंटर। नहीं दे पाए, कमजोर है, तो फिर कुछ दिनों तक नौकरी वो क्या करेगा, दुल्हन के यहाँ पर करेगा, यानी नौकर के रूप में उनके यहाँ पर काम करते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद में जो भी उसका नौकर के रूप में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो जो भी जितना भी काम करता है उसी को वहां पर मान लिया जाता है कि ये वधु का मूल्य है या दूध बंध यहाँ पर हो चुका है। और इस जनजाति में सबसे ज्यादा अंतर विवाह और बहिर्विवाह दोनों टाइप के हैं, और दोनों का ही कठोरता से पालन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर मान लीजिए किसी में विवाह विच्छेद हो गया, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो भी यहाँ पर प्रचलित है। और विवाह विच्छेद होने के बाद पुनर्विवाह वाली जो प्रथा है वो भी प्रचलित है, यानी पुनर्विवाह का भी यहाँ पर नियम है कि कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा धनवान है लड़का, ठीक है, धनवान है, संपन्न गुण है, तो वो 2 शादियां भी कर सकता है। ठीक है, वैसे अपने इंडिया में सभी के लिए संविधान के अनुसार एक ही नियम है, लेकिन इन जनजाति में ऐसा अभी तक प्रचलित है। और इसके अलावा दूसरा, मान लीजिए भाई का लड़का है, ठीक है, भाई का लड़का और बहन की लड़की, भाई की लड़की, बहन का लड़का, ये लोग भी आपस में विवाह कर सकते हैं, यानी एक ही परिवार में इनमें शादी ब्याह हो जाते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, अगर एक ही फैमिली में भाई का लड़का बहन का लड़का है, बहन की लड़की भाई का लड़का हो, तो अगर ऐसा विवाह होता है तो उस विवाह को कहा जाता है दूध लोटावा। तो कौन कौन से विवाह इसमें प्रचलित है? पलायन को लमझाना कहा जाता है, समगोत्री नहीं होता है, अंतर विवाह होता है, बहिर्विवाह होता है, और आपस में यदि विवाह होता है तो उस विवाह का नाम है दूध लोटावा। दूध लोटावा का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो दूध लोटावा किस में प्रचलित है? गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं। इनके जो घर होते हैं प्रायः घास फूस के बने होते हैं और मिट्टी के बने होते हैं, घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं। और झोपड़ी या मकान बनाने के लिए जनरली खपरे का व जिंद का इनका यूज करते हैं, और छोटा सा कमरा रखते हैं साफ सुथरा, जिसमें अतिथि को ठहराते। एक नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी इनकी इकोनॉमी की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो कैसी है, ये लोग स्वावलंबी होते हैं, स्वावलंबी, और इनकी आवश्यकताएं सीमित होती है। हमारी तरह नहीं कि एसी लगाना है, कूलर लगाना है, फ्रिज। अब थोड़ा सा जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इन लोगों की सब सीमित है, और ये अपना जो जीवन यापन है कृषि और मजदूरी पर ही आधारित, और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और इनके यहाँ जो जनजाति में प्रमुख रूप से बारी नामक खेती करती है। यहाँ जनजाति किसकी खेती करती है भैया? बारी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसमें क्या क्या होते हैं? सरसों, साग सब्जी, तंबाकू, कोडन, कुटकी नामक धान की खेती भी ये लोग करते हैं। और जो औरतें होती हैं वो क्या करती है? जंगल से फल फूल कंदमूल ये सब इकट्ठा करती हैं और फिर हाट जाती हैं, हाट में सेल करती है, और उसी से फिर अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके अलावा बर्तन और धातु का काम भी गोंड जनजाति करती है, पर बहुत कम। धार्मिक जीवन कैसा है इनका? धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। और पूजा उजा, पर्व, नृत्य, ये सब पूछते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास। कौन सी जनजाति रखती है? गोंड जनजाति। पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास, ठीक है। और इसको ये लोग क्या बोलते हैं? एक शब्द दिया है इसके लिए, आत्मवाद। ये गोंड जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इनके मुख्य देवता कौन है? तो अभी जैसा मैंने कहा महादेव, 12 देव ये लोग बोलते हैं उसको, महादेव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये अपने कृषि, हथियारों, औजारों की भी पूजा करते हैं। तो किस जनजाति में होता है हथियारों की पूजा? औजारों की पूजा गोंड जनजाति में होती है। और अपनी परेशानियों, बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टोने का भी यूज करते हैं। जादू टोना में यूज करते हैं, और जो तांत्रिक है उसे कहते हैं औजा। क्या कहते हैं? औजा, ठीक है। अब पर्व कौन कौन से मनाते हैं? ये जो पर्व जो मनाते हैं वो है जनरली इनके प्रमुख पर्व गोंडों के बीदरी, देते हैं बीदरी, मड़ई, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। अब कैसे नाम है पर याद रखने ही पड़ेंगे। हरदिली, छेरटा, छेरटा,
नवा, खानी, थोड़े से अजीब से नाम है पर याद रखने पड़ेंगे। मेघनाद और कर्म, ये इनके प्रमुख त्योहार है। कर्म, ठीक है। बिदरी, मड़ई, हरदीली, छेरटा, नवाखानी, मेघनाद और कर्म। अब डांस की बात कर लेते हैं। डांस कौन कौन से हैं इनके? नृत्य, कौन कौन से डांस करते हैं? तो है इनमें सेला बहुत ज्यादा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सेला, नृत्य, कर्मा। ये कर्मा तो इनके पर्व भी है और डांस भी उसी पर ये करते हैं। मड़ोनी, बिरछा, बिरछा। उसके बाद में है कहरावा, कहरावा, सजनी और सुआ नृत्य। सुआ एवं दीवानी, ये नृत्य हैं इनके जो गोंड जनजाति में प्रचलित है। सेला, कर्मा, मडोनी, बिरछा, कहरावा, सजनी, सुआ और दीवानी। तो ये होती है हमारी गोंड जनजाति। देखिए छोटा वीडियो है तो आप बोर नहीं होंगे। छोटे छोटे वीडियो लेंगे हम सारी जनजातियों के, सारे ट्राइब्स के, और हिंदी और इंग्लिश में इनके नाम सेम होने वाले। ठीक है। पीडीएफ आपको दांगी अकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और कोई ऐसा टॉपिक जिसका वीडियो आप पहले चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे भील जनजाति, और कोशिश करूंगी थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करने की। भील जनजाति लेंगे और उसके बाद में हम 1-2 जनजाति और उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।